हाँ देखिए अभी क्लास 12 का अपने पास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर फर्स्ट का वीडियो आ गया 3rd वाला, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे, हमने इसके जनसंख्या वितरण ऋतु पढ़ लिया था, तो वो जान लेते क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप पढ़ेंगे अपन देखिए जनसंख्या ऋतु में परिभाषा होगी अपने की लिस्ट की। किसी को दिक्कत है परिभाषा के अंदर? आज कौन बनाया जिसने और नहीं आई थी? तो देखिए तीनों का बात बताता हूँ आपसे। जनसंख्या घनत्व कि मैं 3 चीज पढ़ेंगे अपन। पहले इसकी परिभाषा, दूसरा इसका सूत्र, तीसरा इसके आंकड़े। ये 3 चीज़ें घनत्व में आनी चाहिए। प्रति साल घनत्व का प्रश्न आता है अपने पास और इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है आपसे। तो देखिए पहले अपने पास है परिभाषा। परिभाषा तो ध्यान सुनने मैंने लिखा भी दिया है, आप इनसे लिख लेना, समझ लो एक बार। परिभाषा क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर में क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत अनुपात को क्या बोलेंगे? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व है। तो देखिए मैंने क्या बोला? 1 किलोमीटर। क्या बोला आपको? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर क्या हो गया? इसका मापक हो गया। क्या हो गया इसका? मापक। कभी कभी पूछा जाता है कि घनत्व का मापक क्या है, तो आपको बोलना है प्रति किलोमीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है। परिभाषा समझ आ गई? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत अनुपात को घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये होगी इस परिभाषा। वो देखिए सूत्र देखिए इसका, हम घनत्व कैसे निकालें। तो इसका एक सूत्र है, वैसे तो 4, 5, 6 सूत्र इसके, लेकिन मेन सूत्र जो अपने पास है ये यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने। जो मेन सूत्र किस प्रकार से कैसे निकालें, आपको प्रश्न आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दिया गया कि के स्थान की जनसंख्या 15,000 है और उसी के स्थान का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। तो बताइए जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 100 का 15,000 में भाग देना, आपको क्या देना है? भाग देना है। तो सूत्र क्या बनेगा अपने पास? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, इसका सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे बाहर की जनसंख्या इतनी है 121 करोड़ है, तो ऊपर आ जाएगा 80 करोड़ आ जाएंगे अपने पास। बाहर का क्षेत्रफल कितना है? 32.6 लाख है, तो 32.6 लाख का उसमें भाग देंगे अपन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 382। कितना आ जाएगा अपने पास? 382 घनत्व अपने पास आ जाएगा। यानी पूरे भारत के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये परिभाषा होगी, सूत्र होगी और आंकड़े। आंकड़े किसे कहते हैं? ये प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन होगा आप सबके लिए, और ये प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन प्रत्येक लड़की से पूछा जाएगा। आंकड़े किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि सांख्यिकी में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी में कैसे? हम शब्दों में कोई प्रश्न आंसर दे रहे हैं, अगर उसमें संख्या लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं? उसमें संख्या लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर में 2011 के अंदर जनगणना हुई, तो ये संख्या लिखी अपने, तो ये क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये आंकड़े। सांख्यिकी में प्रयोग की जाने वाली संख्या को क्या कहेंगे? आंकड़े कहेंगे। इस पर समझ आगे बात? तो मुझे कैसे, तो आपको इस प्रकार से बताना है, तीनों को दिक्कत आएगी। अब देखिए परिभाषा हो गया अपने पास। अब इसके प्रकार देखिए, पहला प्रकार पढ़ेंगे गणितीय घनत्व है। कभी कभी पूछता है गणितीय घनत्व किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? गणितीय घनत्व उसमें कहते हैं जिसमें संख्याओं का योगदान होता है। इसमें क्या होता है? संख्याओं का योगदान होता है। जैसे अपन लिखेंगे कुल जनसंख्या हुई, कुल जनसंख्या होगी अपने पास 121 करोड़। कितने हुई अपने पास? 121.01 करोड़ जनसंख्या भारत की। क्षेत्रफल कितना अपने पास? 32.88 लाख क्षेत्रफल है। इसका भाग देंगे अपन, तो अपने पास 382। ये जो 382 आया है अपने पास, ये है हमारा राष्ट्रीय घनत्व। क्या अपने पास? राष्ट्रीय औसत घनत्व हो गया। अब देखिए प्रश्न भूगोल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण के प्रश्न देते हैं, तो प्रश्न आ गया अपने पास 2011 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है? तो अपने पास 382, ठीक है। अब कभी कभी देखिए अपने पास कि अपनी बुक के साथ देखें, तो बुक में 4-5 सालों का दे रखा है। हमारे देश के अंदर प्रति जनगणना 10 साल से होती है। कितनी होती है? 10 साल से जनगणना होती है, और हमारे पास नए आंकड़े 10 साल बाद में ही आते हैं। तो देखिए 1901 के अंदर हमारे यहाँ बाहर में घनत्व था 77 व्यक्ति, यानी 1901 में बाहर में जनसंख्या कम थी, तो हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 77 व्यक्ति ही थे। फिर धीरे धीरे देखिए बढ़िए 1951 में अंदर 1951 के अंदर हमारे यहाँ देश के अंदर जनसंख्या घनत्व हो गया 117 व्यक्ति। कितने हो गया?
117 व्यक्ति हो गया, और 1981 में हो गया 216, 2001 में हो गया आपको 325, और 2011 में हो गया 382। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, 325 वाला और 282 वाला। 382 वाला याद रखना है, 382 यानी 2011, और दो अपने पास 325 यानी 2001। तो 2001 की और 2011 की तो आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या आपको कभी भी पूछी जा सकती हैं। ये जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पूरा प्रैक्टिकल के साथ से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे आपके पेपर के साथ से भी बढ़िया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जनसंख्या वाले क्षेत्र आंकड़े हैं वो तो आपके दिमाग में होने चाहिए पूरे, क्योंकि कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी अपने पास गणित घनत्व आ जाएगा, तो आपको ये सूत्र लिखना है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। कब लिखना है, जब आपसे पूछा जाए कि गणितीय सूत्र क्या है, घनत्व का गणित सूत्र क्या है। इसे नीचे और आएंगे हम प्रकार, जैसे अपने पास आ जाएगा कृषि घनत्व बताइए, संसाधन घनत्व बताइए, तो इस प्रकार के लिखवाएंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से आप सबका लिख सकते हैं, कोई से पूछे। जैसे आपके पास आ गया कृषि घनत्व बताइए, कब से आ गया आपके पास कृषि घनत्व आ गया। अब कैसे लिखेंगे इसका, कृषि में क्या होती है, खेती होती है, तो खेतों में काम करने लोगों की संख्या बटा खेतों का क्षेत्रफल, बटा खेतों का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो हमारे पास कृषि घनत्व आ जाएगा। संख्या आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ ये नाम हो जाएगा, आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो कृषि में जो संसाधन घनत्व आ गया, कौन सा गया, संसाधन घनत्व आ गया। बात तो क्या लिखोगे, संसाधनों में काम लोगों की संख्या प्लस संसाधनों का क्षेत्रफल, ऐसे आप लिख सकते हैं, किसी भी घनत्व लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपसे इसका नाम पूछेगा, संख्या नहीं पूछेगा, संख्या सिर्फ आपको इसमें ही लिखनी पड़ेगी। जब आपको संख्या पूछेगा कि 2011 के अनुसार भारत का घनत्व बताइए, तब आपका आंसर होगा 382। 2011 के अनुसार घनत्व की परिभाषा बताइए, तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको लिखा दी है। इसे देख लिए, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत अनुपात को घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक का आपका मैटर हो गया है। अब देखिए आप इसमें अपना प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका नाम है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। तो वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। हमारे देश के अंदर जनसंख्या सब जगह समान है क्या, सब जगह समान है जनसंख्या, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो सभी जगह असमान पाई जाती है। इसके क्या कारण है, इसके अपने पास है क्या कारण है, ये कारण आपको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये कारणों के जवाब आप सबको आते हैं, पढ़ते ही बच्चे को आते हैं। अगर इनको समझ लेंगे तो अपना बिना देखे भी इनके आंसर लिख सकते हैं, अगर समझ लेंगे तो। अगर नहीं समझेंगे तो आप बार बार पढ़ते रहो, समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, तो 3 नंबर का आएगा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रश्न को समझे पहले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें प्रश्न एक और आएगा, आपका आगे आएगा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। एक प्रश्न और आएगा, जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन। ऐसे ऐसा प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ना है कि हमें वितरण पूछ रहा है या घनत्व पूछ रहा है या नियंत्रण के कार्य पूछ रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है जलवायु। कौन सा कारक है, तो मुझे बताइए जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं बताइए। जलवायु में किसका दिन होता है, जलवायु मौसम में क्या अंतर है, वेरी गुड। देखिए 2 चीजें अपने पास, एक होता है मौसम और एक होती है जलवायु। मौसम क्या होता है, अल्पकालीन होता है। क्या होता है, अल्पकालीन, कुछ समय के लिए। अभी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक बहुत तेज बरसात आ जाएगी तो यहाँ का मौसम बदल जाएगा, और फिर क्या होता है दिन में बरसात तेज धूप निकले, मौसम चेंज हो गया, तो क्या हुआ, कम समय के लिए। अल्पकालीन के लिए कुछ चीज़ें बनती है अपने पास, प्रकृति से अपने बदल जाती है, वो क्या कहलाएगी, और लंबे समय तक रहती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो हम लिखेंगे मुख्य जलवायु है। ये जलवायु अपने पास
ये परमानेंट है, दीर्घकालीन है, हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये लंबे से चलती है और ये अल्पकालीन होती है। ठीक है, तो जलवायु के अंदर हम दो चीज अध्ययन करते हैं, एक तो तापमान और एक वर्षा का अध्ययन करते हैं। किसी भी क्षेत्र में तापमान और वर्षा का अध्ययन किया जाता है तो उसे जलवायु कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? तो देखिए, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक बार कि आपको जनसंख्या कहीं पर जाके रहना है तो आप किस प्रकार की जलवायु पसंद करते हैं? तेज धूप वाली पसंद करेंगे या अपने पास ठंडे इलाके वाले पसंद करेंगे या दोनों के समान रूप से पसंद करेंगे? कौन करेंगे अपने पास? कौन करेंगे? ये तो ज़्यादा धूप हो, नहीं ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे वगैरह अपने पास सर्दी हो, तो सम जलवायु कौन सी करेंगे अपन? सम जलवायु। जहाँ की जलवायु बिल्कुल सम होती है उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और जहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है वहाँ पर कम, और जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है वहाँ पर भी कम जनसंख्या निवास करते। तो पहले का आंसर आएगा नहीं आया अपने पास? तो अपन लिखेंगे पहले में, जिन क्षेत्रों की जलवायु सम पाई जाती है, कौन पाई जाती है? सम पाई जाती है। सम मतलब होता है नहीं तो ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा सर्दी, नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा सर्दी, ऐसी चीज़ें जगह होती हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर तेज़ गर्मी है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पर तेज़ सर्दी है वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो सम जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र अपने पास पाए जाते हैं 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य वाले क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। ये पहले का आंसर बन गया आपकी जलवायु का। प्रश्न समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्रश्न का मतलब होता है कि कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, ये पूछ रहा आपसे। तो पहला हो गया अपने जलवायु, कि किस प्रकार की जलवायु में आप रहना पसंद करते हैं। तो क्या लिखोगे उसका? सम जलवायु में। इसका मतलब होता है नहीं तो ज़्यादा गर्मी है नहीं ज़्यादा सर्दी है, बीच वाला जो मीडियम साइज का मौसम है उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है धरातल। क्या लिखा हुआ है? तो बताइए किस वाले धरातल में रहना पसंद करेंगे अपन? समतल मैदानों में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पर परिवहन के केंद्र होते हैं, व्यापारी केंद्र होते हैं, अपने समतल मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े खेत खलिहान होते हैं, इसलिए सभी लोग समतल मैदानों में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है कि समतल मैदान के क्षेत्र हैं वहाँ पर खेत खलिहान बड़े होते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है, पानी की व्यवस्था होती है, परिवहन के केंद्र होते हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ लगी होती हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें? नंबर 3 रहेगा पास जल प्राप्ति। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपको रहने से पहले आप किसी से ज़मीन ले रहे हैं तो पहला जवाब प्रश्न आपका ये होगा कि यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है। वो क्या बात है, पानी बिल्कुल नहीं आता है और नहीं ज़िंदगी में आएगा तो आप लोग रहोगे वहाँ पे? क्या बोले? नहीं, हम नहीं लेना। बोला सुबह शाम पानी आता है, अच्छा पानी आता है, मीठा पानी, बढ़िया पानी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, जब आप बोलेंगे हम रह सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, जिन क्षेत्रों में पानी की क्या है? पर्याप्त व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, जिसे कृषि हो सकती है, खाने पीने के काम में आ सकता है, फैक्ट्री उद्योगों के काम में आ सकता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर कोई नहीं रहता है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। जयपुर, कोटा, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इनमें वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर लोग सब रहते हैं। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ लोग सब रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ लोग खेती कर सकते हैं, पीने के लिए पानी हो सकता है, पशुओं के लिए हो सकता है, खुद के पीने की व्यवस्था हो सकती है, अच्छे हम रह सकते हैं, फैक्ट्री के लिए पानी मिल सकता है। ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पानी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कोई नहीं रहता है। इसलिए जल प्राप्ति वाले क्षेत्र भी समझ में आ गया हमारे ख्याल से, कोई दिक्कत इसमें? पहला देखिए अपने पास हो गया जलवायु। जलवायु कौन सी आएगी आपके पास? सब जलवायु। धरातल कैसा होना चाहिए?